नमस्कार, TV9 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। आइए देखते हैं दिल्ली एनसीआर टॉप 9। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। हाई लेवल मीटिंग में बोले स्वास्थ्य मंत्री, नए वेरिएंट को लेकर दिया खास निर्देश। चीन, जापान समेत कई देशों में कोरोना से हालात बेकाबू होने के बाद भारत भी अलर्ट हो गया है। देश में कोरोना की सिचुएशन की रिव्यू करने के लिए बुधवार यानी 21 दिसंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। इस मीटिंग में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने दुनिया भर में बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर देश में कोरोना स्थिति और निगरानी, नियंत्रण व प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी की समीक्षा की। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे सभी कोविड-19 पॉजिटिव मामलों के सैंपल इंसाकॉग प्रयोगशालाओं में भेजें ताकि नए वेरिएंट की ट्रैकिंग की सुविधा मिल सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने विशेष रूप से आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए कोविड-19 के नए वेरिएंट के खिलाफ तैयार और सतर्क रहने के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 19 दिसंबर तक भारत में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है और औसत दैनिक मामले 158 तक आ गए हैं। जीरो कोविड पॉलिसी जहाँ तक भारत का संबंध है, इसके बारे में हम लोगों को शुरू से ही मालूम था कि ये मुमकिन नहीं है। वायरस की कोई सीमाएं नहीं होती और उसको फैलने में ना ज़्यादा परेशानी होती है, ना ज़्यादा समय लगता है। और इसका लाभ यूँ हुआ कि एक तरफ तो हमारी ज़्यादातर जो जनता है उसको टीकाकरण हो चुका है और बहुत प्रभावी टीके हैं। दूसरा, बहुत 90% से ज़्यादा लोगों को प्राकृतिक तौर पे कोविड का इन्फेक्शन भी हो चुका है। तो एक जिसको हम हाइब्रिड इम्यूनिटी कहते हैं, उससे हम सब लोग का प्रतिरक्षण हुआ है। और यही कारण रहा कि ओमिक्रॉन के बहुत सारे 75 और 100 सब वेरिएंट आए इस बीच में, लेकिन भारत में उनका कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं देखा गया। ना हमें गंभीर बीमारियां ज़्यादा देखी, ना मृत्यु का आंकड़ा देखा। जबकि ओमिक्रॉन के कुछ सब वेरिएंट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ पर उसकी वजह से मृत्यु का आंकड़ा बना रहा, लेकिन हमारे यहाँ सौभाग्य से नहीं हुआ। क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। उन्हें देश की चिंता नहीं है, उन्हें भारत जोड़ो यात्रा से जो उत्पन्न स्थिति है उससे चिंता है। चीन समेत दुनिया के कई देश एक बार फिर कोरोना वायरस से कराहने लगे हैं। चीन में कोरोना मरीजों की बाढ़ आ गई है, तो वहीं दुनिया के दूसरे देशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर भारत अलर्ट हो गया है। केंद्र ने सभी राज्यों से नए मामलों पर नजर रखने और जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के लिए कहा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पत्र लिखकर राहुल गांधी से देश हित में भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करने के लिए कहा है। मनसुख मांडविया ने अपने पत्र में लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो, सिर्फ कोरोना वैक्सीन ले चुके लोगों को ही यात्रा में शामिल होने दिया जाए। साथ ही इस दौरान मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो। अगर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना संभव ना हो तो देश हित में भारत जोड़ो यात्रा स्थगित कर दें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को ये पत्र राजस्थान के बीजेपी सांसदों की चिट्ठी के बाद लिखा है, जिसमें बीजेपी सांसदों ने भारत जोड़ो यात्रा से राजस्थान में कोरोना फैलने की शिकायत की थी। अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सवाल किया है कि क्या गांधी परिवार कोरोना प्रोटोकॉल से ऊपर है, तो वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार राहुल गांधी से डर गई है। सवाल ये खड़ा होता है, क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है? मास्क कंपलसरी करते हवाई यात्रा में, सार्वजनिक स्थानों पे, वो सब नहीं कर रहे, सिर्फ राहुल गांधी को चिट्ठी लिख रहे हैं, तो मंशा स्पष्ट है। उन्हें देश की चिंता नहीं है, उन्हें भारत जोड़ो यात्रा से जो उत्पन्न स्थिति है उससे चिंता है। वो परेशान हो रहे हैं, इतनी भीड़ क्यों आ रही है। सरकार को चाहिए कि नियम बनाए, उसका कड़ाई से पालन हम सब करेंगे। आप नियम तो घोषित कीजिए, आप नियम नहीं घोषित करें, सिर्फ राहुल गांधी को चिट्ठी लिख रहे हैं।
भारत जोड़ो यात्रा पर सियासत ऐसे समय पर शुरू हुई है जब ये दिल्ली के पास पहुंच गई। कन्याकुमारी से चली राहुल की यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगी। देश में कोरोना मामलों पर नजर डालें तो एक दिन में इसके 131 नए केस सामने आए हैं। अब ये देखना लाजमी होगा कि क्या दिल्ली आने से पहले ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा स्थगित हो जाएगी या ये यात्रा दिल्ली से गुजरते हुए अपनी मंजिल कश्मीर तक पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 दिल्ली NCR। 3 MP ने मुझे पत्र लिखा था कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है और उसको देखते हुए राजस्थान में कोविड ना फैले, उसको देखते हुए मैंने मिनिस्ट्री में एक्सपर्ट लोगों की राय ली। राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा और मैंने कहा कि भाई मुझे ऐसा पत्र मिला है और इस पत्र में मुझे बताया गया है कि उससे उस यात्रा में भाग लिए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है, तो उसके लिए प्रिकॉशन लिया जाए, तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। लेकिन आज सुबह से मैं देख रहा हूं जिस तरह से मुझे कोट करके कोविड के संदर्भ में मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपने ऐसी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, क्यों लिखा। मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले, देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहे। सवाल ये खड़ा होता है, क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज़्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है? मैंने पत्र इसलिए लिखा क्योंकि कल मुझे ये पता लगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव निकले, कोविड ग्रसित है और उसके बाद में वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ 14 किलोमीटर चले। उनके साथ हजारों लोग साथ में थे और वो उन्होंने एक दूसरे से गले भी मिले। तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने आगे कोविड कितने लोगों को दिया होगा। तो ऐसे में पूरे राजस्थान में कोविड फैलने की संभावना है और पूरे देश में कोविड फैलने की संभावना है। इस वजह से हमने ये चिट्ठी लिखी कि इस तरह की अगर यात्रा वगैरह हो तो कोविड के गाइडलाइंस की पालना हो। वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। अभी मैंने पत्र देखा है, कल का ही है, आप देखिएगा इनके हालात क्या, कितने बौखलाहट है। 2 मेंबर पार्लियामेंट, एक PP चौधरी पाली के, एक निहाल सिंह जी गंगानगर के, वो कल ही पत्र लिखते हैं उनको कि राजस्थान में यात्रा चल रही है और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, और क्यों कोरोना फैल रहा है तो इसलिए आप इनको पाबंद करें कि ये कोरोना किस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं। और तो मनसुख जी जो है उसी 20 तारीख को पत्र लिख रहे राहुल गांधी जी को। तो आप सोच सकते हो कि कितनी घबराई हुई है केंद्र सरकार कि केंद्रीय मंत्री लिख रहे हैं भूमिका बनाने के लिए कल हमें रोकनी पड़े यात्रा को आगे। अगर भाजपा को या भाजपा की सरकार को देश की चिंता होती तो इस तरह का पत्र सतीश पूनिया को भी लिखते, जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं राजस्थान में। इस तरह का पत्र कर्नाटक भाजपा को भी लिखते, वो अपनी एक यात्रा निकाल रहे हैं। और मास्क कंपलसरी करते हवाई यात्रा में, सार्वजनिक स्थानों पे, वो सब नहीं कर रहे, सिर्फ राहुल गांधी को चिट्ठी लिख रहे हैं। तो मंशा स्पष्ट है, उन्हें देश की चिंता नहीं है, उन्हें भारत जोड़ो यात्रा से जो उत्पन्न स्थिति है उससे चिंता है। भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखलाए हुए हैं। बीजेपी पार्टी को यह कहना चाहता हूं, गुजरात में जब चुनाव हुई थी मोदी जी घर घर गए थे, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? डरी और सहमी हुई सरकार जो भारत जोड़ो यात्रा को मिलते हुए उत्साहजनक जो लवरेज है उत्साह से, उस सफलता से डर के एक नया दांव खेल दी। और मैं समझता हूं क्या मोदी जी की रैली से नहीं फैला? बंगाल में तो सबने देखा। पहले अपनी रैलियों पर रोक लगाएं। अप्रैल 2020 से
चीन की घुसपैठ भारत की सरहद में निरंतर और लगातार कई बार हुई है। हम सदन में चर्चा चाहते हैं कि भारत की सरहद के ऊपर क्या परिस्थिति है, उसके ऊपर एक रचनात्मक बहस होनी चाहिए संसद में। दिल्ली आबकारी नीति से 2,873 करोड़ का नुकसान, आप सरकार को मिली 100 करोड़ की रिश्वत। ईडी ने दिल्ली आबकारी घोटाले में अदालत के समक्ष दायर आरोप पत्र में कहा है कि दक्षिण भारत के कई प्रमुख लोगों ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार को करीब 100 करोड़ रुपए की घूस दी थी ताकि उन्हें शराब के कारोबार में अनुचित लाभ मिल सके। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने यहां एक अदालत के समक्ष अपने आरोप पत्र में दावा किया कि दिल्ली आबकारी नीति के चलते सरकारी खजाने को 2,873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और नीति को आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा तैयार किया गया, जिनमें से कुछ सरकार का हिस्सा है और इसका मकसद अवैध रूप से धन हासिल करना था। घोटाले को लेकर दायर अपने पहले आरोप पत्र में एजेंसी ने आरोप लगाया कि विशेषज्ञ समिति का गठन और जनता की राय मांगना महज दिखावा था और उनकी रिपोर्ट को कभी भी लागू नहीं किया जाना था। ईडी ने आरोप पत्र में कहा कि व्यवसायी समीर महेंद्रू और आपके संचार प्रभारी विजय नायर ने तेलंगाना के विधान परिषद सदस्य के कविता, आंध्र प्रदेश के ओंगोल से सांसद मगुनता श्रीनिवास सुलू रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुनता और शरथ रेड्डी के साथ साजिश रची थी। दिल्ली में 1500 करोड़ रुपए का ड्रग्स भट्टी में जलकर खाक, एलजीबी सक्सेना ने किया आग के हवाले। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 3000 किलो ड्रग्स को नष्ट किया गया। 1500 करोड़ रुपए की 2894 किलोग्राम ड्रग्स को आग लगाकर नष्ट कर दिया गया। बरामद ड्रग्स में केटामाइन, कोकीन, हेरोइन, चरस और एलएसडी शामिल। नशा मुक्त भारत अभियान के तत्वाधान में इन मादक पदार्थों को एलजीबी सक्सेना और मादक पदार्थों के नष्टीकरण के लिए बनाई गई समिति के अधिकारियों की निगरानी में आग के हवाले नष्ट कर दिया गया। दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त की गई 1500 करोड़ रुपए की 2894 किलोग्राम ड्रग्स को आग लगाकर नष्ट किया गया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत दिल्ली में आज तकरीबन 3000 किलोग्राम के करीब जो ड्रग्स है उसको डिस्पोज ऑफ किया जाना है और ये जो पूरा डिस्पोजल है ये दरअसल दिल्ली पुलिस कमिश्नर और साथ ही दिल्ली के एलजी की मौजूदगी में किया जाएगा। जो डिस्पोजल करेंगे अमित वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, कितनी ड्रग्स बरामद की गई और किस तरीके से इसका डिस्पोजल किया जाता है? सर, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ड्रग्स सारे बरामद किए गए हैं ये दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा और क्राइम ब्रांच द्वारा बरामद किए गए हैं और इनकी जो यहाँ पे जो संख्या है लगभग 3 टन के आसपास बताई जा रही है। अगर आप बात करें तो 3000 किलो के आसपास ये ड्रग्स बरामद किए गए हैं। कौन कौन से ड्रग्स हैं इसमें? इसमें सर जैसे कि आपके जो ड्रग्स हैं यहाँ पे चरस हैं, अफीम है, गांजा है, हीरोइंस हैं और भी बाकी हैं जैसे कीटामिन्स हैं, सुडोमाइन है, अलग अलग टाइप के विभिन्न टाइप के ड्रग्स हैं जो कि अलग अलग जगहों से दिल्ली पुलिस ने एकत्रित किए हैं। आप वो मशीन हमें दिखा सकते हैं जिसके जरिए डिस्पोजल ऑफ करेंगे और किस तरीके से डिस्पोजल किया जाए? जो भी यहाँ पे वेस्ट है वो हमारे इंसिनेटर के थ्रू डिस्पोज ऑफ किए जाएंगे। ठीक है, मशीनरी देख रहे हैं आप, जाके सामने लगी हुई है, इंसिनेटर हमारा स्टार्ट हो रखा है। आ जाइए सर। तो हम इस प्रक्रिया को लगभग 1 घंटे में 250 किलो की क्षमता वाली मशीन में हम इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारे पास दो मशीनें लगी हुई हैं। एक मशीन की कैपेसिटी हमारी 250 किलो की है। टोटल हमारे पास 500 किलो पर आवर की कैपेसिटी है जिसके थ्रू हम इस 3 टन वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करेंगे और टोटल हमें 3 टन को डिस्पोज ऑफ करने के लिए 5 से 6 घंटे का समय लगेगा। इस मशीन को कैसे चलाया जाता है, कैसे काम करती है मशीन, थोड़ा हमें दिखाएंगे? सर, ये क्या है, ये मशीन कंप्लीटली ऑटोमेटिक मशीन होती है। हमें केवल एक बार इसको कमांड देनी होती है, एक बार बटन पुश करना होता है, बाकी सारा कंट्रोलिंग मशीन ऑटोमेटिक करती है। अगर आप जैसे देखोगे, आप साइड से आ जाओ, इधर देखोगे तो इसमें आप 2 चैम्बर लगे हुए हैं जहाँ पे हीट जोन होता है, उसको बोलते हैं हीट जोन, जहाँ पे आपकी हीट को मेंटेन किया जाता है। उसके आगे के जो 6 चैम्बर्स हैं वो पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस हैं जो कि आपको जब कोई भी आप पदार्थ डालते हो जलने के लिए उसमें धुआं या स्मोक्स निकलता है, फ्लू गैस निकलती है, उसको फिल्टर आउट या उसमें से पर्टिकुलर मैटर को ट्रैप करने के लिए, फिल्टर करने के लिए हमने पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगा रखे हैं जो कि फिल्टर आउट करके स्मोक को 30 मीटर स्ट्राइक हाइट से बाहर कर देती है। अच्छा, इसको डालते किधर से हैं इस मशीन के अंदर? इसको डालने की जो सब मशीन में वेस्ट फीडिंग करने की जो प्रक्रिया है वो रैम फीडर से करते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ एक जो हॉपर दिख रहा है, यहाँ से वेस्ट को डालेंगे, ऑटोमेटिक ये हॉपर इसको अंदर पुश करेगा। पुश करने के बाद फिर ये बर्नर लगे हुए हैं, इसको जला देंगे।
दिल्ली के स्कूल में होंगे स्नैक्स ब्रेक, मिलेंगे मौसमी फल, सलाद और भुने हुए चने। दिल्ली शिक्षा निदेशालय के अनुसार सभी स्कूल अपने टाइम टेबल में 10 मिनट का मिनी ब्रेक शामिल करेंगे। इससे सभी छात्रों को एक्स्ट्रा मील मिलेगी जो पोषण में काम करेगा। स्कूली बच्चों में कुपोषण से निपटने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली के स्कूलों के लिए एक नया नियम लेकर आई है। दिल्ली के स्कूलों में मिनी स्नैक ब्रेक और पेरेंट्स काउंसलिंग सेशन शुरू किए जाएंगे। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने एक लेटेस्ट सर्कुलर में कहा है कि सभी स्कूल अपने स्कूल की समय सारिणी में 10 मिनट का मिनी ब्रेक शामिल करेंगे। लंच ब्रेक से 2.5 घंटे पहले मिनी ब्रेक होना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड, गाजियाबाद में बदला स्कूल टाइम। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण कई जगह स्कूलों का समय बदला जा रहा है। गाजियाबाद में आज से स्कूल टाइम बदल गया है। ठंड और कोहरे को देखते हुए गाजियाबाद में स्कूल खुलने का समय सुबह 9 बजे कर दिया गया है। गाजियाबाद जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी स्कूलों के लिए ये आदेश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में स्कूल टाइम बदलकर दिन के 10 बजे से कर दिया गया है। नोएडा जिला प्रशासन ने घने कोहरे के मद्देनजर बसों का टाइम बदल दिया है। रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक रोडवेज की बसों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। स्कूलों का समय बदलने को लेकर भी फैसला जल्द आ सकता है। संभावना है कि नोएडा स्कूल टाइम भी 9 बजे से कर दिया जाएगा। कोहरे के कारण AQI स्तर बढ़ा। कोहरे के कारण हो रहे सड़क हादसों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में नोएडा प्राधिकरण और यातायात पुलिस ने नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति सीमा घटा दी है। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों की गति सीमा 75 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों की गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। गति सीमा का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और चालान भी काटे जाएंगे। उत्तर भारत में शीतलहर के प्रकोप के साथ मंगलवार को कड़ाके की ठंड पड़ी, जबकि घने कोहरे के कारण उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कई जगहों पर दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य लोग घायल हो गए। दिल्ली का औसत AQI 335 दर्ज किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 2 दिनों से ठंड और कोहरे का कहर जारी है। दिन हो या रात हो, कोहरे का असर बना रहता है। कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली ये 18 ट्रेनें लेट हुई और फ्लाइट्स पर भी इसका असर दिख रहा है। गुरुद्वारा के खिलाफ SDM के नोटिस पर भड़के प्रवेश वर्मा। केजरीवाल सरकार के आदेश को बताया तुगलकी फरमान। SDM रोहिणी ने आवासीय इलाके में बने एक गुरुद्वारा में तय समय में ही धार्मिक गतिविधियों का संचालन करने का आदेश दिया है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने उनके इसी फरमान से नाराजगी जताई है। बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दिल्ली सरकार का नया आदेश तुगलकी फरमान जैसा है। अब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आपके धार्मिक स्थलों को भी नियंत्रित करने का काम करेगी। आगे उन्होंने लिखा है कि इसका प्रमाण ये है कि SDM रोहिणी स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में लोगों के आने और जाने के समय पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने सिखों के लिए एक तुगलकी फरमान जारी किया है। जैसे औरंगजेब करा करता था कि तुम गुरुद्वारे कितने बजे जाओगे, कैसे जाओगे। रोहिणी की गुरुद्वारा का ये एक ऑर्डर है जो वहां के SDM शहजाद आलम ने पास किया है। क्या लिखता है ऑर्डर में कि संगत केवल शाम को 7:15 से लेके 8:15 बजे तक रात को गुरुद्वारे जा सकती है, केवल 1 घंटे के लिए। उसमें इतवार को कह रहा मैं इजाजत दे देता हूं कि तुम आधा घंटा और चले जाना इतवार को सुबह। और औरतें किस वक्त गुरुद्वारे जाएंगी? 3:30 से 5:30 ही केवल औरतें जा सकती हैं और 10 लोग से ज्यादा लोग गुरुद्वारे में नहीं होंगे। ये सारे तय कौन करेगा? ये शहजाद आलम तय कर रहा कि हम गुरुद्वारे में कैसे जाएंगे, कौन जाएगा। ये आम आदमी पार्टी क्यों कर रही है? क्योंकि हमारे लोगों ने वहां पे, हमारे इलेक्टेड मेंबर ने इनका विरोध किया, आम आदमी पार्टी के काउंसलर का, उसको हरा दिया। अब उसका बदला इस तरह से लिया जा रहा है। यूपीएससी अभ्यर्थियों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, कर रहे थे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग। यूपीएससी की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स ने मंगलवार को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में विरोध प्रदर्शन किया था। इन यूपीएससी एस्पिरेंट्स को दिल्ली पुलिस ने बुधवार को हिरासत में ले लिया। छात्र कोरोना महामारी का हवाला देते हुए एग्जाम का एक और अटेम्प्ट देने की मांग कर रहे थे। कुछ छात्रों ने उम्र में भी छूट की मांग की। छात्रों का कहना था कि यदि सरकार SSC और अग्निवीर के एस्पिरेंट्स को अतिरिक्त प्रयासों की अनुमति दे सकती है तो वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ऐसा नियम क्यों नहीं ला सकती। न्यूज एजेंसी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें दिख रहा है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस जबरदस्ती धरना स्थल से हटा रही है। वीडियो में दिख रहा है कि एक छात्र को पुलिस और उनके कर्मी उसका पैर और हाथ पकड़कर जबरन वहां से उठाकर ले जा रहे हैं। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई का छात्रों ने विरोध भी किया है। इसी के साथ दिल्ली NCR टॉप 9 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV9 दिल्ली NCR। नमस्कार। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR।
फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR पर।